दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ भैया। यस सर। हाँ भैया थोड़ी ठीक है, थोड़ा बड़ा करूँ या ठीक है, मतलब दिख रहा है? ये बड़ा कैसे होता है? ठीक है, सो बेसिकली हम गिट स्टार्ट करेंगे आज। पहले एक बार समझ लेते हैं गिट यूज़ क्यों होता है। ठीक है, क्या यूज़ होता है गिट का, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। गिट ना एक रेपोजिटरी होती है। अब जब हम ऑटोमेशन कर रहे हैं तो हमारा प्रोजेक्ट होना चाहिए ना, कहीं पे स्टोर होना चाहिए, तभी तो हम अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस करेंगे। अब मान लो आपने कंपनी ज्वाइन करी, पहला दूसरा तीसरा दिन है आपका, आपका मैनेजर आपसे बोलता है कि भाई फ्रेमवर्क ले ले और काम करना शुरू कर दे, मतलब देखना शुरू कर दे। ठीक है, कि कैसे कैसे चीज़ें वॉक थ्रू करना स्टार्ट कर दे। सो आपको क्या पता फ्रेमवर्क कहाँ पे रखा है, कैसे रखा है, किससे लेना है, कोई आपको चैट में सेंड करेगा या मेल करेगा, क्या फाइल देगा, जिप देगा, क्या से आपको क्या पता कहाँ से डाउनलोड करना, क्या करना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है फ्रेमवर्क कोई आपको मैसेज में भेज देगा ले भाई ये रहा फ्रेमवर्क डाउनलोड से, क्योंकि फ्रेमवर्क एक बड़ी चीज़ है और प्रोफेशनल तरीका भी नहीं है। ठीक है, तो एक जगह ना स्टोर करके रख देते हैं हम फ्रेमवर्क को। जैसे ड्राइव नहीं होती, ड्राइव पे फोटो डाल देते हैं हम, अपनी जीमेल की ड्राइव होती है, गूगल ड्राइव होती है। ठीक है, फोटोज डाल लेते हैं, वीडियोज डाल लेते हैं, तो ऐसे ही ना हम फ्रेमवर्क को ना कहीं पे स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि बाकी लोग भी यूज कर सके जिनके पास एक्सेस हो। बाकी लोग भी यूज कर सके जिनके पास एक्सेस हो। अब एक्सेस होगा जब भी तो यूज कर पाएंगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, तो गिट होता क्या है? गिट एक रेपोजिटरी है जहाँ पे हमारा फ्रेमवर्क जो है स्टोर्ड रहता है। अब मान लो कल को आपने कंपनी ज्वाइन की, आपके मैनेजर बोलता है कि भाई फ्रेमवर्क उठा ले, तो आप बोलोगे भाई कहाँ से उठाऊँ? वो बोलेगा हमारी गिट पे रेपोजिटरी है। उसने ये तो बता दी गिट पे रेपोजिटरी है, आप कैसे एक्सेस करोगे? तो उससे बोलो कि भाई मुझे गिट रेपोजिटरी का यूआरएल दो, मतलब जो रेपोजिटरी है वहाँ का यूआरएल दो, और मुझे क्रेडेंशियल्स दो, यूज़र नेम और पासवर्ड क्रेडेंशियल्स दो, और उन क्रेडेंशियल को एक्सेस दो। क्रेडेंशियल तो आपको मिलेंगे ही, आपके नाम की यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगी, आईडी बनेगी आपकी कंपनी में, बट हो सकता है उन क्रेडेंशियल्स को एक्सेस ना हो। तो एक्सेस नहीं होगा तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे उस रेपोजिटरी को। मैं एक बार दिखा भी दूँ दिखती कैसी है रेपोजिटरी। स्क्रीन मेरी सबको दिख रही है ना? हाँ यस सर जी। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लीजिए। बड़ी कर लूँ? ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके की रेपोजिटरी दिखती है हमारी, कुछ इस तरीके की रेपोजिटरी दिखती है हमारी जब हम काम करते हैं गिट पे। तो गिट क्या है? गिट एक रेपोजिटरी है, गिटहब है पूरा नाम इसका, गिटहब। गिटहब इज अ रेपोजिटरी वेयर वी विल स्टोर आवर फ्रेमवर्क। स्टोर क्यों करते हैं? ताकि इजीली एक्सेस हो। अब मान लो 4-5 बंदे हमारे फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, अब चारों पांचों ने अपना काम शेयर कंप्लीट कर लिया, तो कैसे डालेंगे किसी? अब क्लाइंट जाता है, कि क्लाइंट जाता है अपडेटेड फ्रेमवर्क हो मेरे पास, तो या तो आप पांचों बंदों को काम मिला के सारी फाइल्स उसके अंदर ऐड करके मेन फ्रेमवर्क में, फिर आप उसे फ्रेमवर्क चैट पे, मेल पे या जिप करके भेज दो। एक तो ये तरीका है जो कि बहुत ही बेकार है, अनप्रोफेशनल है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और दिक्कत भी काफ़ी ज़्यादा आ सकती है इसके अंदर। एक है कि हमने एक रेपोजिटरी बना ली, गिटहब पे रेपोजिटरी बना ली, अपना जो फ्रेमवर्क है वहाँ पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद जिसे जिसे नीड है, जो जिसे जिसे रिक्वायर्ड है, उसे हमने वो दे दिया, एक्सेस दे दिया। ठीक है, एक्सेस दे दिया कि जाओ यार वहाँ से जाओ और वहाँ से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कैसे करते हैं? डाउनलोड करते हैं इसमें जाके, कोड के अंदर गए, ये लिंक है, ये भी करके दिखाऊंगा मैं अभी, जस्ट मोटा मोटा समझाने की कोशिश करूँ कि गिट है क्या। ठीक है, और जो जो ये रेपोजिटरी होती है इस पे हम अपना फ्रेमवर्क अपलोड कर देते हैं।
अपलोड करने के बाद जो भी छोटे मोटे चेंजेस होते हैं वहाँ पे मर्ज करते रहते हैं, मतलब वहाँ पे भेजते रहते हैं, और जो मेरा फ्रेमवर्क वो अप टू डेट होता रहता है। ठीक है। अब तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे एज अ ऑटोमेशन टेस्टर, और वो आपसे बोलता है कि भाई मुझे सॉरी मतलब ब्रेक हो रही है ना, जाके, क्या कह रहे हो भाई? वॉइस ब्रेक हो रही थी। भाई बाकी लोगों के लिए भी हो रही है या फिर भाई को ही लग रहा है? मतलब एक बार कोई कंफर्म करेगा। ठीक है। सो मैं ये एक्सप्लेन, हाँ ठीक है, मैं यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गिट एक रेपोजिटरी है एक तरह से, जहाँ पे हमने अपना फ्रेमवर्क स्टोर करके रख रखा है, ताकि कोई भी आए आसानी से यूज करे, एक्सेस करे और अपने हिसाब से अपडेट कर दे। ठीक है। सो जब भी आप किसी दिन मतलब कभी भी जब कंपनी ज्वाइन करोगे एज अ ऑटोमेशन टेस्टर, आपका मैनेजर या कोई बोलता है कि भाई जाके गिट पे से कोड उठा ले, तो आप उससे क्या मांगोगे? आप उससे बोलोगे भाई मुझे फ्रेम रेपोजिटरी का यूआरएल दे दे। देखो कितना बड़ा गिटहब, गिटहब के बाद अंदर जो रेपोजिटरी है उसके अंदर फ्रेमवर्क का नाम, आपको नहीं पता किस नाम से रेपोजिटरी है, तो आप वहां तक का यूआरएल मांगोगे। यूआरएल करने के बाद कुछ ऐसा आएगा आपके पास साइन इन करने का, आप अपनी कंपनी के क्रेडेंशियल से साइन इन करोगे, यूजर नेम और पासवर्ड से साइन इन करोगे। हो सकता है आपको एक्सेस ना हो गिटहब का, क्योंकि हर किसी को एक्सेस नहीं दिया जाता गिटहब का एक्सेस, बट अगर आप काम कर रहे हो तो आपको दिया जाएगा। तो बोलना कि भाई मेरे पास एक्सेस नहीं है, यहाँ पे नोट फाउंड लिखा हुआ आएगा, जैसे मैं दिखाऊं कैसा आएगा। द पेज इज नॉट वर्किंग, ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि आपके पास एक्सेस नहीं है इस वजह से। ठीक है। एक्सेस होगा तो ओपन हो जाएगा। ये वाली तो देखो पब्लिक है, पब्लिक वाली मतलब कोई भी यूज कर सकता है, किसी ने अपने मतलब किसी ने पढ़ाने के लिए बनाई होगी और यहाँ पे अपलोड कर दी ताकि बाकी लोग यूज कर सकें। ये पूरा एक फ्रेमवर्क है, अगर ध्यान से देखो ना, सेटिंग्स, कोर मॉड्यूल, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है। इसके अंदर मल्टीपल पेज ऑब्जेक्ट्स, टेस्ट मॉड्यूल, पेज क्लास, टेस्ट क्लास, सारी क्लासेस होंगी इसके अंदर। ठीक है। टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी इसके अंदर। ये पूरा एक फ्रेमवर्क है जो यहाँ पे अपलोड कर रखा है। इतना क्लियर है? हाँ भाई, यस सर। समझ में आया गिट? ठीक है। अब देखते हैं कि यूज क्यों करते हैं, मतलब क्या यूज है गिटहब को, क्या फायदा है गिटहब को यूज करने का। ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं सबसे पहले। ठीक है। एक ए रिसोर्स है, एक बी रिसोर्स है, एक सी रिसोर्स है। ठीक है। ए रिसोर्स को कुछ काम दिया, टेस्ट केस दिया, टेस्ट केस 001। बी को दिया टेस्ट केस 002। 003। ठीक है। सेम, ये तीन रिसोर्सेज हैं, ये तीन ऑटोमेशन इंजीनियर है हमारे पास। हमने सुबह इन तीनों को काम दिया, एक को दिया टेस्ट केस 001 करने के लिए, 002 करने के लिए, 003 करने के लिए। ठीक है। अब तीनों ने कंप्लीट कर दिया, तीनों ने कंप्लीट कर दिया, और हमें पता है कि रात को क्लाइंट आएगा, मतलब क्लाइंट बाहर का है, रात को क्लाइंट आएगा और वो देखेगा ये टेस्ट केस कंप्लीट हुए या नहीं हुए। तो तीनों ने कंप्लीट करा तो अपने लोकल पे करा, अपने लोकल पे करा मतलब अपने लैपटॉप पे करके एग्जीक्यूट करके रिपोर्ट शेयर कर दी अपने टीएलवीएल को। बट टेस्ट केस तो अभी उसने नहीं भेजा ना रेपोजिटरी में, भेजना पड़ेगा ना पहले, अभी तो लोकल पे है हमारे, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि वो रेपोजिटरी में रिफ्लेक्ट हो। हाँ या ना तो बोलो यार। हाँ भैया, हाँ। जी ठीक है। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा तो इतनी लोड मत लेना, मैं जस्ट आज तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको मोटा मोटा समझ में आए। कल को थोड़ा सा प्रैक्टिकली जब स्टार्ट करेंगे ना और डेप्थ में जाके, एक दो दिन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, अभी तो सिर्फ कोशिश करो समझने की क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। सो इन तीनों ने कंप्लीट तो कर लिया, बट अपने मेन रेपोजिटरी में तो डाला नहीं, तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि भाई ये तीनों टेस्ट केस हो गए हैं? वो तो यही मानेगा ना अभी तक नहीं हुए हैं और आज करके देने थे। ठीक है। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें ये अपना काम रेपोजिटरी में डालना पड़ेगा। अब ये डालेंगे कैसे? ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अब ना रेपोजिटरी जो है उसके अंदर ना ब्रांचेस बनती हैं।
अब ब्रांचेस कैसे बताऊँ कि जैसे कि मेरा नाम हर्ष है जैसे, तो मैं अपने नाम से एक ब्रांच बना लूँगा उस पे हर्ष। अब मैं जो भी काम होगा ना, मेरा जितना भी काम होगा, सारा काम होगा, मैं उस पे ही अपडेट करूँगा। क्यों करूँगा मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ए ने टेस्ट केस 001 करा, इसके अंदर ना दो या तीन फाइलों में चेंजेस थे। एक तो थी पेज क्लास, एक थी टेस्ट क्लास और एक थी कॉमन फाइल। एप्लीकेशन यूटिलिटी ले लेते हैं, ऐप यूटिलिटी, ठीक है। पेज क्लास में चेंजेस थे, टेस्ट क्लास में चेंजेस थे, ऐप यूटिलिटी में चेंजेस थे, 3 क्लास में थे। इसके अंदर इसने एक मेथड बनाया था, मेथड 1, ठीक है। बी ने भी चेंजेस किए थे, बी ने भी अपनी एक अलग पेज क्लास और टेस्ट क्लास बनाई थी। और एप्लीकेशन यूटिलिटी की जो क्लास होती है वो तो कॉमन होती है सबके लिए, कोई अपनी अलग नहीं बनाता। इसने भी इसमें चेंजेस किए, इसने एक मेथड 2 बनाया। ठीक है। और टेस्ट केस ने भी सॉरी जो सी है हमारे पास, सी ने भी क्या किया, एक टेस्ट केस करा, उसके अंदर एप्लीकेशन यूटिलिटीज में चेंजेस किए कुछ। पेज क्लास टेस्ट क्लास में तो चेंजेस किए, इसमें भी किए एप्लीकेशन यूटिलिटी में, ठीक है। इसने भी मेथड 3 नाम से एक मेथड बनाया अपना। अब तीनों के पास ये ए के पास मेथड 1 है बस एप्लीकेशन यूटिलिटी में, बी के पास मेथड 2 है, ठीक है। इसके पास 2 है सिर्फ, ना मेथड 1 है ना मेथड 3 है, ठीक है। सी के पास मेथड 3 है, ना 2 है ना 1 है। अब मान लो कि ये डायरेक्ट रेपोजिटरी में पुश कर देते हैं, डायरेक्ट रेपोजिटरी में पुश कर दिया ए ने। पुश का मतलब होता है भेजना, अरे तो चले जाओ ना, क्या मैं चला जाता हूँ नहीं, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, हाँ हाँ, डायरेक्ट इन्होंने रेपो में डाल दिया, रेपोजिटरी में डाल दिया जहाँ पर हमारा फ्रेमवर्क पड़ा है। ए ने फ्रेमवर्क अपडेट कर दिया। पुश का मतलब होता है भेजना, पुल का मतलब है वहां से फ्रेश पुल लेना। पुश मतलब हम अपने चेंजेस भेज रहे हैं, हम अपने चेंजेस भेज रहे हैं, पुश कर रहे हैं। और पुल का मतलब होता है हम वहां से फ्रेश चेंजेस ले रहे हैं। तो ए ने अपना कोड करा पुश और मेन रेपो में कर दिया, रेपोजिटरी में कर दिया। तो अब रेपोजिटरी अपडेट हो गई। अपडेट में क्या क्या आया, एक तो नई पेज क्लास आई, एक नई टेस्ट क्लास आई, और एक मेथड बढ़ गया एप्लीकेशन यूटिलिटी के अंदर, मेथड 1, ठीक है। अब बी ने भी थोड़ी देर बाद 5, 10, 15 मिनट बाद पुश कर दिया अपना कोड रेपो में। अब जैसे बी ने पुश करा, तो एक बात बताओ, एप्लीकेशन यूटिलिटी के अंदर इसके पास तो मेथड 2 है, मेथड 1 है ही नहीं। तो जब ये फाइल रिप्लेस करेगा, बी मतलब जब हम पुश करेंगे तो फाइल रिप्लेस हो जाएगी, उसके अंदर से मेथड 1 हट जाएगा और मेथड 2 आ जाएगा। ऐसे ही होगा या नहीं होगा, रिप्लेस जब करते हैं तो ऐसे ही होता है ना। हाँ भैया। यस Yes, sir. वो ओवरराइड कर देगा ना, वो मेथड 1 तो है ही नहीं बी के पास, ये मेथड 2 पुश करेगा उस एप्लीकेशन यूटिलिटी के अंदर और भेज देगा। तो ये क्या करेगा, मेथड 1 को डिलीट हटा देगा, मतलब रिमूव कर देगा। तो टेस्ट केस फटने लगेंगे ए के, क्योंकि उसे नीड है ना मेथड 1 की। और जब सी करेगा तो वो भी ऐसे ही करेगा। जब सी करेगा, इसके अंदर पुश करेगा रेपो के अंदर, तो वो मेथड 1 वो 2 को हटा देगा। ठीक है। तो ये मेथड 1 और 2 को हटा देगा, तो इन दोनों के टेस्ट केस फटने लगेंगे। तो ये भी तो गलत बात है ना, हमने अपना काम पुश कर दिया और बाकी दो के फटने लगे। क्लाइंट थोड़ा जानता है कौन है कौन नहीं, उसे तो पूरा कोड अप टू डेट चाहिए। अब गलती किसी की भी हो, भुगतनी तो पूरी टीम को पड़ेगी। तो एक गलत तरीका था कि डायरेक्टली रेपोजिटरी में डालना। तो रेपोजिटरी में ना ब्रांचेस बनती हैं। ब्रांचेस ये कह लो एक तरह से कि आपकी अपनी पर्सनल रेपोजिटरी के अंदर, रेपोजिटरी मतलब जिसके अंदर आप स्टोर करोगे। जैसे फोल्डर होते हैं ना, फोल्डर, मैंने एक फोल्डर बनाया टीम के नाम से, टीम के अंदर मल्टीपल फोल्डर बना लिए हर एक बंदे के नाम से, रिसोर्सेज के नाम से। वो अपना कोड जाएंगे और वहाँ पे डाल देंगे, ना किसी का कोड किसी के साथ मिक्स होगा ना कुछ होगा, जब तक वो मिक्स नहीं करना चाहेंगे।
तो ऐसे ही वहाँ पे ब्रांचेस बना लेते थे हम रेपोजिटरी के अंदर। तो वो क्या काम करती है ब्रांचेस, हम अपना कोड पहले अपनी ब्रांच पे पुश करेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसी होती है ब्रांचेस। स्क्रीन दिख रही है ना। मास्टर ब्रांच हुई मेन ब्रांच, जिसमें हमारा अप टू डेट कोड रखा है जो बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल सही चलता है, मस्त। तो हमारा क्लाइंट मास्टर ब्रांच से हमेशा कोड उठाएगा। और ऐसी देखो मल्टीपल है, एपीएम बॉयलर प्लेट, अटेम्प्ट 2, मरकरी, प्रैक्टिस 1 और भी है शायद, ठीक है। प्रैक्टिस 1, अब मान लो प्रैक्टिस 1 एक रिसोर्स है और प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3 हमारे मल्टीपल ब्रांचेस हैं, मतलब हमारे पास 2-3 रिसोर्सेज हैं जो काम करते हैं। तो प्रैक्टिस 1 क्या करेगा, पहले वो कोड करेगा जो भी करेगा और फिर वो पुश कर देगा अपनी ब्रांच पे, मतलब प्रैक्टिस 1 के अंदर ऐसे सेलेक्ट करके। तो ये जैसे हम सेलेक्ट करेंगे ये ना सारी फाइलें चेंज हो जाएंगी। अब ये प्रैक्टिस 1 के फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं, जितना भी कोड लिखा हुआ है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस 1 का जो भी कोड है वो इस ब्रांच में है, मतलब इस फोल्डर में है। रेपोजिटरी के अंदर जो फोल्डर है, जो ब्रांच है प्रैक्टिस 1, उसके अंदर है। क्योंकि एक और चीज़ होती है, देखो जैसे आपने नई कंपनी ज्वाइन करी, उन्हें नहीं पता, मतलब इंटरव्यू तो लिया उन्होंने, पर उन्हें नहीं पता आपकी कितनी अच्छी स्किल्स है, कितनी अच्छी जावा आती है आपको, कितना अच्छा आप काम करते हो। बट तो क्या होगा, पहले आपका कब रिव्यू होगा, मतलब देखा जाएगा जो आपने कोड लिखा है वो ठीक लिखा है ना। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा बच्चों वाला कर दिया, या फिर मतलब होता है थोड़ा सा कि मतलब अननेसेसरी चीज़ें यूज़ कर ली, मतलब थोड़ा ईजी हो सकता था, आपने थोड़ा हार्ड बना दिया। तो पहले आपका कोड रिव्यू होगा और रिव्यू होने के बाद मास्टर ब्रांच में मर्ज होगा। तो इस वजह से भी ब्रांचेस बनाई जाती हैं, दो रीजंस के लिए, ताकि पहले आपका कोड रिव्यू हो सके, रिव्यू होने के बाद मास्टर ब्रांच में मर्ज होगा। मर्ज का मतलब प्रैक्टिस 1 का कोड, अपडेटेड कोड मास्टर ब्रांच में चला जाएगा, जो फाइल है। समझ में आया थोड़ा बहुत भी? हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। अभी तो सिर्फ मैंने मोटा मोटा समझाने की कोशिश करी है कि क्या है, क्यों है, किस वजह से है। कल से हम करेंगे प्रैक्टिकली स्टार्ट, मतलब थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा और थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जैसे करते हैं। बट अभी मैंने कोशिश करी है मोटा मोटा को समझ में आ जाए क्यों है, कहाँ पे कोड रखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी कर इम्पोर्ट भी करके दिखाऊंगा कि यहाँ से कोड उठाते कैसे, सब करके दिखाऊंगा। अभी तो बस मैंने बताया रेपोजिटरी है एक, जहाँ पे हमारा कोड रखा रहता है। अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखो। ये जो भी बताया कल अच्छे से समझ में आएगा जब करके देखेंगे ना कि क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। जी सर। ठीक है भाई, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे यार, मेरा ना। ओके भाई, फिर कल मिलते हैं यार। ओके।